नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिजाइन किया हुआ मगर सभी के लिए महत्वपूर्ण, जिसके भी एग्जाम के सिलेबस में संविधान है, यहाँ क्वेश्चन देखने मिलेगा 100%। ये बात है। वीडियो 37 आज हम पढ़ने वाले हैं। सर हम भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, उसमें हम संघ सरकार है। सर भाग 5 में संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसमें हम भारतीय संसद पढ़ रहे थे। भारतीय संसद का हम 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं आज। इससे पहले हम भारतीय संसद का 4 पार्ट और पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट में सर हम क्या क्या पढ़े थे सर? 4 पार्ट में से हम सर पहले पार्ट में, बाकी इससे पहले 4 पार्ट का जानकारी आपको दे रहा हूँ। सर 4 पार्ट में पहले पार्ट में हम पढ़े थे सर संसद और राज्यसभा। तो दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़े? दूसरे पार्ट में हम पढ़े लोकसभा में भी, है ना। हाँ सर, तीसरे में नहीं, पहले में पढ़े संसद, दूसरे में पढ़े राज्यसभा, तीसरे में पढ़े लोकसभा, चौथे में पढ़े हम लोग सर आपके समितियाँ, स्थायी समितियाँ, अस्थायी समितियाँ, सब समितियाँ। और सर आज 5वें में उन समितियों में जो कुछ महत्वपूर्ण समिति है, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, जिससे बहुत गहराई से क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी लिए ही भारतीय संसद के 5 पार्ट में जो प्रमुख संसदीय समिति हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे 4 वाले में, उसी की कुछ और प्रमुख संसदीय समितियां हैं जिस पे हमको गहनता से चर्चा करना है। तो उन्हीं समितियों को लेकर के आया हूं मैं आप सबके लिए, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर इंटरवल पे देखने मिलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ दिमाग में याद भी रखना पड़ेगा आज। इसलिए अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, आप सब जानते हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, हाँ सर इससे क्वेश्चन आते हैं, जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं। फिर संविधान के टोटल 22 भाग होते हैं सर। सारे भाग 1 से लेकर के देखिए 6 तक, फिर आपके 7 से लेकर के सर 14 तक, फिर 14 से लेकर सर भाग 22 तक। ये सारे भाग हैं, उनके नाम हैं, उनके अनुच्छेद हैं। इनको हम लास्ट क्लास के लास्ट में टाइम बचता है तो हम हर दिन रिवीजन करते हैं, याद करते हैं। ठीक, इसमें से हम लोग आपको सर 14A तक अधिकरण तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे तो सर भाग 15 से लेकर के बस 22 तक पढ़ेंगे आज के क्लास में। उसके बाद हम पूरा फिर 1 से लेकर 22 तक रिवीजन करेंगे, हर एक क्लास में अपने हाथों से लिख लिख करके। ठीक है, चलिए जब तक समय मिलेगा हम उसको लिख लिख के रिवीजन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। संसदीय समिति। सर संसदीय समिति क्या होती है? सर संसद के कार्यों को संचालन के लिए, संसद बहुत बड़ा हिस्सा है तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उस तरीके से जो कार्य रेगुलर हो, जरूरत हो कि बार बार रेगुलर उसका किसी कार्य का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए एक स्थायी समिति बना दी जाती है। और कुछ कार्य अचानक से आ जाते हैं सामने, तो उसके लिए कुछ अस्थायी समिति बनाई जाती है। इसलिए संसद की समितियाँ 2 हिस्सों में टूटी होती है, स्थायी समिति या अस्थायी या तदर्थ समिति। ठीक, इसमें हम लोग स्थायी और अस्थायी समितियों को हम लास्ट क्लास में पढ़े थे ऊपरी ऊपर। अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट समितियां स्थायी समितियों की, जिनका हमको गहनता से चर्चा करना जरूरी है। स्थायी समितियों की अधिकतम संख्या 30 अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम 9 होगी। अस्थायी समितियों की अधिकतम संख्या 24 और न्यूनतम 10 होगी। कार्यकाल इनमें से बहुतों का 1 साल रहता है, उस कभी कभी कार्यकाल बदलते भी रहता है। ये सब चीज़ें, अस्थायी समितियों का कार्यकाल फिक्स नहीं रहता, 1 साल भी होता है और बहुत सारा बदलते भी रहता है कभी भी। चलिए, वह स्थायी समितियों में अधिकांश समितियों का हम कार्यकाल क्या देखे थे कि 1 वर्ष के लगभग था। आइए आगे बढ़ते हैं। सर 3 प्रमुख समिति होती है स्थायी समिति में। स्थायी समिति में आप मेरे साथ 24 + 16 माने 40, और 40 और 3 43 समिति लगभग हम लास्ट क्लास में पढ़ते केवल स्थायी समितियों में, है ना भाई। 24 आपके कार्यालय विभागों से जुड़ी हुई, मंत्रालय विभागों से जुड़ी हुई। 16 आपकी अन्य समिति वाले, तो 24 और 16 हो गई कितना आपकी 24 हो भाई, देख 24 6 हो गया 30 10 40 हो गया। और 3 आप ये समिति पढ़े थे तो सर 43 हो गया ना। हाँ सर 43 समिति हम लास्ट क्लास में पढ़े थे केवल स्थायी समिति में। क्लियर, फिर कुछ अस्थायी समिति पढ़े थे। तो उन स्थायी समितियों में से भी जो महत्वपूर्ण प्रमुख समितियां हैं वही 3 हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। यस, तो हम लास्ट में इसको पढ़ाए थे। फिर प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और पूरे 30 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन बनता है। हाँ सर, लोक लेखा समिति में और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में दोनों में सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इन तीनों का ही कार्यकाल 1-1 वर्ष का होता है, और हर 1 वर्ष के पश्चात फिर इनका गठन हो जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसी में अब आगे बढ़ते हैं। स्थायी समितियाँ तो पहले तो अभी ये ध्यान रखिएगा। चलिए,
आते हैं आज जिस पे हमको गहन चर्चा करना, वो है दोस्तों उसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्राक्कलन समिति, जिसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, याद रखिए। इसके सभी सदस्य लोकसभा से व अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होते हैं। पहली बात तो ये कि लोकसभा जो भी समितियाँ बनती हैं, इनकी सदस्य तो लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से मिला के, लोकसभा राज्यसभा मिला के होंगे, ठीक है। और ये अपना रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। मगर इनके में कौन कौन सदस्य निर्वाचित होंगे, उन सदस्यों में से कौन से इस समिति का अध्यक्ष बनेगा, ये राज्यसभा के स्तर पर तो सभापति और लोकसभा स्तर पर तो भाई लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, है ना। इनका निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, उसका अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्देशन गाइडलाइंस देते हैं सभापति और अध्यक्ष। आइए आते हैं, सब रिपीटेड हो गया, पुराना क्लास रिवीजन हो गया होगा। अब आते हैं आज के क्लास में कि इसके सभी सदस्य लोकसभा से व अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष कहाँ से होता है? सत्ता पक्ष से होता है। अर्थात प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा वो सत्ता पक्षधारी पक्ष का आदमी बैठेगा, अर्थात विपक्ष का आदमी नहीं बैठेगा, अर्थात बहुमत प्राप्त दल के नेता का कोई आदमी बैठेगा जो सत्ता पक्षधारी है, जिसका भी चल रहा है शासन। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा के सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से मिला के होते हैं। आपको बहुत भटकाएगा, मगर आपको याद है सर इसमें 30 सदस्य होते हैं और पूरे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? सत्ता पक्ष से, विपक्ष से ऐसा दे देगा, याद रखना है इसके अध्यक्ष सत्ता पक्ष से ही होंगे प्राक्कलन समिति के हमेशा। अब बढ़ते हैं आगे। बोलो जहाँ जहाँ डाउट होगा, जहाँ एग्जाम में घुमाएगा, वो हर जगह टोकूंगा आपको मैं, ताकि आपके दिमाग में रहे यहाँ पे खेलेगा, हमको पहले पता होना चाहिए। कार्य, अब देखते हैं प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है। भैया कोई समिति बना तो उसका कोई कार्य होगा, उसी कार्य के संपादन के लिए तो ये समिति गठित की गई है। तो कार्य क्या है, तो ये देखते हैं। बजट में शामिल अनुदानों की जांच करती है। अब बताइए बजट कौन बनाती है? जो सत्ता पक्षधारी है। जब सत्ता पक्षधारी जो होती है भैया वही बजट बनाती है, तो उसी का ही कोई मेंबर होगा ना इसका अध्यक्ष। यस सर, ऐसी बात है। तो बजट में शामिल अनुदानों की जांच करती है, अर्थात प्राक्कलन समिति का काम ही क्या है कि बजट में शामिल अनुदान जो हैं उनका जांच करना। तो बजट में शामिल अनुदानों की जांच करती है, इसलिए इस समिति को सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। और सर बजट में शामिल अनुदानों की जांच करना, इसका मतलब क्या है? अरे भैया सरकार सभी विभागों मंत्रालय को जब बजट आता है तो क्या होता है कि रेल मंत्रालय को इतना पैसा दे रहे हैं, रक्षा मंत्रालय को इतना पैसा दे रहे हैं। तो रियल मायने हम क्या कर रहे हैं भैया, हम जो केंद्र सरकार है, हम सभी अलग अलग मंत्रालय विभाग को उतना पैसा अनुदान दे रहे हैं। तो उन सब का जांच करना कि उनकी डिमांड कितनी थी, उसमें से आपने उस मंत्रालय का जितना मांग था उतना उसको पैसा दिया कि नहीं दिया, कितना पैसा दिया, उन सारे अनुदानों का जांच कौन करता है? बजट के। तो बजट के सारे अनुदानों का जांच करता है प्राक्कलन समिति। पहले तो आपको ये बात समझ में आ गया कि कौन से मंत्रालय को कितना पैसा दिया जा रहा है, वो सब चीज़ का जाँच कौन करेगा? यही करता है दोस्तों आपका प्राक्कलन समिति। हाँ सर, चलिए। इसलिए इस समिति को, क्योंकि भाई पैसा देने वाली चीज़ को जांच रहा है, अर्थ की बात को जांच रहा है, इसलिए इस समिति को सतत आर्थिक समिति भी कहते हैं। सतत आर्थिक समिति, क्योंकि आर्थिक चीज़ों की जांच कर रहा है कि कितना किस पैसा दिया गया, कितना अनुदान दिया गया। तो हाँ सर, सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, कौन सी समिति को सतत आर्थिक समिति कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी समिति को सतत आर्थिक समिति कहते हैं, तो है प्राक्कलन समिति। आइए, हर वह जगह जहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा, हर वो जगह आपको टोकूंगा मैं, जिसको प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन का मतलब ये खर्चे, प्राक्कलन का मतलब क्या है? खर्चे। तो प्राक्कलन माने खर्चे से संबंधित जो नीतियाँ बनाई गई हैं कि जो सरकार खर्च कर रहा है, इस क्षेत्र में इतना, इस क्षेत्र में इतना। हाँ सर, उस खर्चे से संबंधित जो नीतियाँ बनाई गई है उनकी मितव्ययिता के बारे में रिपोर्ट सुझाव देना, रिपोर्ट देना या सुझाव देना। अर्थात जो भी आपने खर्चा डिसाइड किया कि भाई मैं इस मंत्रालय को इतना पैसा दूंगा खर्च करने के लिए, तो जितना आप उसको पैसा दे रहे उसमें से उनकी मितव्ययिता के बारे में। मितव्ययिता इसका मतलब क्या है भैया? तो जितना व्यय कर रहा है, व्यय करेगा, जो भी व्यय करेगा, व्ययिता में जो व्यय करेगा उसमें कितना पैसा सही मायने में इस्तेमाल कर रहा है, कितना बेवजह बेफालतू इस्तेमाल कर रहा है, वो सब के बारे में रिपोर्ट देना या सुझाव देना। तथा कार्य कुशलता की, वह कार्य जिस कार्य के लिए मैंने उसको पैसा दिया वो कार्य और कैसे कुशल से हो, उस पैसे से और कैसे कुशल कार्य किया जा सके, इस कार्य कुशलता आदि के बारे में भी सुझाव देना कि उतने ही पैसे में कैसे और अच्छा कार्य हो सकता है, कार्य और कैसे कुशल हो सकता है, इस सब के बारे में ध्यान देखना। अर्थात कुल मिला के क्या है सर? कुल मिलाकर के अकाउंट जो बजट का पूरा खाता है उसको जांचने पर रखने वाला है, कुछ गड़बड़ तो उसको सुझाव देने वाला है। यस सर,
उसका हिसाब किताब रखने वाला समिति। प्रशासन में कार्य कुशलता एवं मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव देना। तो प्रशासन में कार्य कुशलता पूर्वक हो, मितव्ययिता है अर्थात कोई पैसा वेस्ट ना करे, जितना जरूरत हो कम से कम पैसे में आदमी कर सके, है ना, कम से कम पैसा कर, मित व्यय करे, कम से कम पैसा आदमी खर्च करके सब चीज़ वैकल्पिक नीति का सुझाव देना कि आप इसके जगह इस विकल्प पे जाइए तो कम पैसे में आपका ये काम हो जाएगा, है ना। जैसे मुझे यहाँ समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो एक आदमी क्या बोला, अरे यार कैब कर ले। एक ने बोला अरे कैब क्यों करेगा, महंगा पड़ेगा। उसने बोला भाई ऑटो कर ले। तो देखिए उस ऑटो को सलाह देने वाले ने उससे कम पैसे में मेरे को काम करवा दिए, ठीक है। दूसरा क्या बोला, तू ऑटो भी क्यों करेगा भाई, तो एक काम करना, क्या नाम उसका, रैपिडो का बाइक वाला कर ले। एक आदमी आएगा हेलमेट पहन के तेरे बाइक के पीछे बैठा के छोड़ देगा, तू तो अकेले ही है, तो बाइक में लिए और कम पैसा पड़ गया, तो मेरे लिए और मितव्ययी हो गया कि मेरे काम तो पूरा हो रहा है मगर अलग अलग विकल्पों के माध्यम से मैं और ज़्यादा पैसा बचा पा रहा हूँ और कुशलतापूर्वक भी जा रहा हूँ। देख कार में जाएगा तो ट्रैफिक फंस जाएगा, ऑटो में जाएगा तो भी ट्रैफिक फंसेगा, मगर बाइक रहेगा तो आसानी से निकलेगा। तो कार्य और कुशल भी हो गया और मितव्ययी भी हो गया, कम पैसे में भी हो गया और कुशल भी हो गया। तो ये दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। प्रशासन में कार्य कुशलता एवं मितव्ययिता लाने के वैकल्पिक नीति का सुझाव देना भी यही प्राक्कलन समिति का कार्य है। प्राक्कलन माने खर्चा अंतर्निहित सीमा के भीतर सही ढंग से खर्च किया गया है या नहीं, अर्थात जो खर्चा करने के लिए पैसा दिया गया था वो अंतर्निहित सीमा, तो जिस सीमा के अंदर उसको खर्च करना था, इस क्षेत्र में इतने पैसा खर्च करना है, वो इतना पैसा इसमें लगाना है, इतने पैसे को उसमें लगाना है, उस निश्चित सीमा के अंदर पैसा खर्च कर रहा है कि उससे ज़्यादा बेमतलब का पैसा खर्च कर दिया है, बेफालतू पैसा खर्च नहीं किया है। तो हाँ भाई, तो अंतर्निहित सीमा के भीतर सही ढंग से खर्च किया गया है कि नहीं, इसकी भी जांच करना। खर्च किसी रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, उसका सुझाव देना। तो खर्च किस रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए उसका सुझाव देते हैं, ये सत्ता पक्षधारी को सुझाव देते हैं जो भी खर्च हुए हैं उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना। तो उसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, वैसे हम दिखाएं इस खर्च को तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस किस रूप में दिखाना है इसका सुझाव देना। नोट, सरकारी उपक्रम के संदर्भ में यह जांच कर सकती है यदि अध्यक्ष कार्य सौंपे, अर्थात अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष जो है, अगर वो प्राक्कलन समिति को कार्य सौंप देती है, क्या कार्य सौंप देती है कि आप सरकारी उपक्रम के भी जांच कीजिए कि जो भी सरकारी उपक्रम है, इसका मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं, सेल गेल वेल जैसे, अब जो रेल वेल जो भी सरकारी उपक्रम है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का भी जांच करने के लिए भेज सकती है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष अगर कार्य सौंपती है तो प्राक्कलन समिति जाके उनका भी पूरा अकाउंट जांचेगी। तो भैया आपने कितना पैसा खर्चा किया, कितना कमाया, कहाँ लगाया, कहाँ से कैसे लगाया, यस, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके सौंपने से अध्यक्ष के द्वारा कार्य सौंपे जाएंगे तो वह सरकारी उपक्रम के भी जांच कर सकती है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, कौन है भैया सबसे बड़ी संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। सर इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22, इसमें 22, इसका पता नहीं। तो भैया किस में बड़ी है आपको, सर प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं और उसका अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है और इनका काम है पूरे पैसे का बजट के हिसाब किताब का जांच करना, सुझाव देना, सलाह देना, कुल मिलाकर के ऑडिट करना, जांच पड़ताल करना कि पैसा सही यूज हो रहा है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। इसका मतलब क्या पता चल गया, एक बात तो कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य, आंसर तो भैया यही है जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं है। और दूसरा क्या कि लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। वैसे ही सरकारी बीमा समिति के बारे में एक चीज़ आपको और क्या पता चल गया कि इसमें भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसमें भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। किसमें भैया राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं, आंसर हो गया क्लियर। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य आपके लोकसभा से ही होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, नहीं। लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, सत्य। राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, गलत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं। अर्थात प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, उनकी संख्या होती है 30, आंसर क्लियर, पैसा हजम।
तो प्राक्कलन समिति से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे भी घुमा के आपसे पूछेगा। बजट का जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, सरकारी उपक्रम की जांच कर सकते हैं, किसकी सिफारिश कर सकते हैं, तो अध्यक्ष की सिफारिश पे कार्य सौंपने कर सकते हैं। बजट का कौन जांच करता है, बजट का कौन एक चीज हिसाब किताब रखता है, सब चीज़ दोस्तों कितना भी घुमा के पूछेगा आप समझेंगे कि प्राक्कलन समिति का बात कर रहा है। अर्थात कुल मिला के प्राक्कलन समिति क्या है, ऑडिट करने वाली है ये समिति समझिए, या जांच पड़ताल करने वाली, अकाउंटेंट है समझिए, है ना, वो अकाउंटेंट जो पूरा खाता का हिसाब किताब रखता है। ठीक, तो एक छोटे शब्द में दे दिया, प्राक्कलन समिति इज इक्वल टू अकाउंटेंट जो पूरा हिसाब किताब रखे। तो याद रखेंगे इस बात को। अब आते हैं दोस्तों दूसरा समिति जो आपकी लोक लेखा समिति। ठीक है, यस सर, लोक लेखा समिति। तो समिति की गढ़पूर्ति, पहले बात तो लोक लेखा समिति की गढ़पूर्ति, सदस्यों का चुनाव। तो लोक समिति की गढ़पूर्ति, लोक लेखा समिति की गढ़पूर्ति कितने में होती है, 1/10। तो लेख लेखा समिति की गढ़पूर्ति कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/10। ठीक, यस। सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक हो गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विथ एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एसटीबीसी को इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक, हाँ भाई। तो याद रखें भाई, लोक लेखा समिति के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। उनमें भाई गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति क्या होता है, गढ़पूर्ति वह संख्या होती है मेरे दोस्त, जितने सदस्य, मान लीजिए मेरे यहाँ 50 सदस्य हैं, मतलब 50 में से गढ़पूर्ति मेरा कितना है, 1/10 है। तो 50/10 आप करेंगे, 50 गुणा 1/10 आप करेंगे तो 5 आएगा। अर्थात 50 में से अगर केवल 5 सदस्य भी आ गए तो मेरी मीटिंग मैं कर लूंगा। तो गढ़पूर्ति उसे कहते हैं कि न्यूनतम सदस्य संख्या, गढ़पूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जो होने पर, जिसके होने पर आप अपनी मीटिंग का संचालन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो भाई इसकी गढ़पूर्ति कितनी है, 1/10 है। ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है। यह समिति 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में गठित की गई थी। 1919 का अधिनियम कौन था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा 1921 से प्रभावी हो गई थी। तो 1919 का अधिनियम ही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम, इसके द्वारा 1921 में गठित हो गई थी। अर्थात लोक लेखा समिति आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय का है। इस समिति के गठन में सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका मतलब जितने भी पार्टी है मेरे दोस्त, वो सबके संसद भवन में उन सभी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी और भी, आप हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो, सभी पार्टी के सदस्य शामिल होते हैं। बात याद रखिएगा कि वह कौन सी समिति है जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, अर्थात सभी दल के प्रतिनिधि से मिल करके बनता है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति। इसके अध्यक्ष का चुनाव स्पीकर सदस्यों के बीच में से करता है। तो पूछेगा लोक लेखा समिति के अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है, तो जो भी सदस्य चुने जाएंगे इस पद्धति के द्वारा, उसी पद्धति के द्वारा चुने हुए सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे। कौन, अध्यक्ष साहब। कौन, लोकसभा के अध्यक्ष साहब चुनेंगे। तो इसका अध्यक्ष का चुनाव स्पीकर मान लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच में से करते हैं। पर धारा 1967 से बन चुकी है, इसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है। ठीक, क्या लिखा है थोड़ा गड़बड़ छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इसका जो भी अध्यक्ष होगा वो हमेशा ही विपक्ष से होता है सामान्यतः। तो इसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे भाई, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, हमेशा विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का, विपक्ष कौन है, एक है सत्ता पक्षधारी, है विपक्ष। विपक्ष में जो दोस्तों सत्ता पक्ष से इसका कभी भी इसका जो अध्यक्ष होगा सत्ता पक्ष से नहीं होगा, विपक्ष से इसका अध्यक्ष निकलेगा और उस अध्यक्ष की चुनाव करेंगे हमारे अध्यक्ष स्पीकर करेंगे। ठीक, जो सदन के स्पीकर अध्यक्ष है वह करेंगे इसमें अध्यक्ष का चुनाव। कार्य अब क्या होता है, अब देखते हैं लोक लेखा समिति का कार्य क्या भी है, जिसमें सभी लोगों को मिला जुला दिया गया है। तो आइए इनका कार्य समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों सभी जितने पार्टी सभी सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है, आप समझ में आ जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना व सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। अर्थात लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य है कि
कि विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना, कि कौन सा मंत्रालय कितना कितना पैसा खर्चा कर रहा है। थोड़ा हमको भी तो ध्यान रहे, सत्ता पक्ष के लोग भी है, इसमें विपक्ष के भी लोग हैं, तो विपक्ष को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई सरकार का यह मंत्रालय कितना कितना पैसा खर्चा कर रहा है, सही पैसा खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो नज़र रखना जरूरी है। यस सर। तो विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना। दूसरा, सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। सीएजी जो भी अपना प्रतिवेदन दिए हैं उस पर विचार विमर्श करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन दिए हैं उस पर विचार करना भी काम है किसका? लोक लेखा समिति का। खर्चों के संदर्भ में तकनीकी बारीकियों पर ध्यान देना, कि कौन सा मंत्रालय कितना खर्चा किया और उसकी तकनीकी बारीकियों पे ध्यान देना, है ना। ठीक है दोस्तों, गहराई से उसके बारे में जानना। यह कार्य करते समय समिति निम्न बातों का ध्यान रखती है। कार्य करते समय समिति किन बातों का ध्यान रखती है, आइए देखते हैं। ये ध्यान रखती है कि धन उसी में लगा जिसके लिए निकाला गया था, अर्थात हमारे संचित निधि जो हमारा कोष है, खजाना है, जहाँ पैसे हैं हमारे, समझिए वैसे समझिए, तो उसी संचित निधि से पैसा निकाल के दिया जाता है हर मंत्रालय को। तो संचित निधि से जो पैसा जिस कार्य के लिए जिस मंत्रालय ने निकाला था, क्या वो उस मंत्रालय ने जिस उद्देश्य से पैसा निकाला था केवल उसी उद्देश्य पे पैसा खर्चा किया? यस। कि मैंने मान लीजिए बोल के निकाला है कि भाई 10,000 रुपये दो, मुझे उस 10,000 रुपये से रोटी खाना है, रोटी मैंने अनाज खरीदना है, अपने घर का राशन खरीदना। मैं क्या किया, उस 10,000 को लिया और 5,000 रुपये का राशन खरीद लिया, और 5,000 का जाके मैं क्या किया, किस्ती दे करके टीवी खरीद लिया। तो क्या होगा जब ऐसा हो तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। क्या दुविधा हो जाएगी सर, आइए बताता हूँ मैं। कि आपने इस उद्देश्य से पैसा निकाला था, आपने मुझे क्या बोल के पैसा लिए 10,000 रुपये कि मैं अपने घर में राशन भरूंगा, और आप 5,000 की जगह टीवी ले लिए, तो भैया आप गलत किए नहीं किए। इसीलिए बस यही बोल रहा है कि धन उसी में लगा जिसके लिए निकाला गया था, कि धन आप जिस उद्देश्य से निकाले थे केवल उसी में लगा है कि नहीं। खर्च उसी प्राधिकार के अनुसार किया गया है जिसके वे अधीन है, अर्थात जिनको अधिकार प्राप्त है वो पैसा कहाँ कितना खर्च करना है, उसी प्राधिकार के तहत ही वो पैसा खर्चा हुआ है कि नहीं, कि कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका जांच करना। प्रत्येक पुनर्विनियोग उसी अधिकारी के तहत किया गया है जो बंद के अनुसार है, अर्थात प्रत्येक खर्चा वर्चा हिसाब किताब उन्हीं अधिकारियों के द्वारा रखा गया जिनको अधिकार वो सौंपा गया है। जैसे मेरा काम था भाई कि मैं पैसा यहाँ से पास करूँ, एक का काम है कि उसका सबका हिसाब किताब बनाए, एक का काम भाई उसका जांच करे। तो आके देखेंगे सभी समिति वाले भाई जिसको पास करने का हक है उसके जगह कोई और तो साइन नहीं मारा है, वही काम किया है कि नहीं, जिसका जांच पैसा पास करने का काम है वही व्यक्ति पैसा पास किया है कि नहीं, जिसको अकाउंट बनाने का काम है वही व्यक्ति अकाउंट बनाया है कि नहीं। यस। तो प्रत्येक पुनर्विनियोग उसी अधिकारी के तहत किया गया है जो उपबंध के अनुसार है। तो उपबंध में जिसको जो कार्य सौंपा गया है क्या उसी व्यक्ति ने वह कार्य किया है कि कोई भी कर दिया है, ये सब चीज़ जांच करना। इस समिति के कुछ अन्य कार्य यह समिति राष्ट्रपति की अपेक्षा पर राज्य के अधीन निगम, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विनिर्माण योजनाएं आदि के खर्चों व लेखाओं की जांच कर सकती है। बात स्पेशल दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि प्राक्कलन समिति को तो आपके अध्यक्ष की सिफारिश पर सरकारी उपक्रमों की जांच करने का छूट था, मगर लोक लेखा समिति को देखिए अगर राष्ट्रपति जी सिफारिश कर दे, राष्ट्रपति जी के कहने पर, राष्ट्रपति की अपेक्षा पर जो राज्य के अधीन निगम हैं, ठीक है, निगम, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, विनिर्माण योजनाएं हैं आदि के खर्च और लेखाओं की भी जांच कर सकती है। कौन? लोक लेखा समिति। सांविधिक नियमों के अंतर्गत रहते हुए, संविधान में लिखे हुए नियमों के अंतर्गत रहते हुए, इसका मतलब है सांविधिक नियम मतलब संविधान में लिखे हुए नियमों के अंतर्गत रहते हुए समिति सीएजी की रिपोर्ट की भी जांच कर सकती है। तो संविधान कुछ नियम लिखेंगे, सीएजी की रिपोर्ट का ऐसे ही जांच होना चाहिए, तो उसके तहत यह सीएजी की रिपोर्ट की भी जांच कर सकते हैं। कौन? लोक लेखा समिति। राज्य के निगम आदि। स्वायत्त तथा अर्ध स्वायत्त निकायों की जांच कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट और अर्ध गवर्नमेंट, शासकीय और अर्ध शासकीय निकायों की भी जांच कर सकती है। यदि राष्ट्रपति व संसद ऐसा करने के लिए कहें तो लोक लेखा समिति सरकारी और अर्धशासकीय दोनों निकायों की भी जांच कर सकती है। तो आइए देखते हैं, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, गलत। राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाता है, गलत। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिया जाता है, सही। नीचे तो गलत ही है, तो आंसर सी सही है। तो इसमें 15 7 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं।
भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो गजब शब्द उपयोग कर दिया, पूरा बेइज्जती टाइप का लगेगा मगर दोस्तों बहुत पावरफुल शब्द है ये। अर्थात क्योंकि कुत्ता भले लिखा है मगर मुद्दा देखिए रखवाली करने वाला कुत्ता, सड़क छाप कुत्ते का बात नहीं किया। अर्थात आप अपने पूरे घर की सूची, संपत्ति, धन दौलत, बहू बेटी की इज्जत सूची कुत्ते के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, तो कुत्ता कितना बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है कि कोई चोर आएगा तो उससे आपके घर की सुरक्षा कर लेगा, आपको इतना विश्वास है, तो भाई वहाँ उस कुत्ते का बहुत बड़ा महत्व है और वहाँ कुत्ते आपके परिवार के सदस्य के तुल्य है। तो ये चीज़ बोला है, उस पर ध्यान देंगे कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय, विभाग की व्यय ना याद रखेंगे, और अनियमितताओं या नियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो आंसर आपके सामने है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, उपयुक्त सभी। तो उसका आंसर है लोक लेखा समिति, क्योंकि बोला नहीं सही जगह जाकर सूंघ सूंघ के जांच कर लेगा हर एक चीज़। तो हाँ सर, लोक लेखा समिति को ही रखवाले कुत्ते का कार्य करने का, ये हर एक विभाग के व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखता है कि कोई विभाग में कोई गलत आदमी कोई साइन थोड़ी किया, कोई गलत आदमी हिसाब किताब थोड़ी बनाया, हर एक चीज़ का जांच रखता है। इसलिए लोक लेखा समिति को ही रखवाले कुत्ते का कार्य करने वाली समिति कहा जाता है। मतलब एक रखवाले कुत्ते की तरह यह कार्य करता है। ठीक, और रखवाली दोस्तों अपने देश की संपत्ति का रखवाली करना, बताइए केवल पक्ष सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी थोड़ी है। हाँ सर, सत्ता पक्ष क्या, जितने भी पार्टी है सभी की जिम्मेदारी, इसलिए दोस्तों सभी पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनता है लोक लेखा समिति। और इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा ही विपक्ष पार्टी से होता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसी का आदमी बैठा देगा, तो वो भाई वहाँ पे उसके सत्ता पक्ष के अनुसार ही जाँच पड़ताल करेगा ना। यस, मगर दोस्तों अगर विपक्ष का आदमी रहेगा तो हर एक गलती को पकड़ने की कोशिश करेगा, कहाँ मेरे को मौका मिले और मैं इसकी गलती पकड़ूँ। इसलिए दोस्तों सत्ता पक्ष सजग रहेगा, गलती नहीं करेगा। हाँ, इसलिए दोस्तों इसमें आपके लोक लेखा समिति में हमेशा किसको बैठाया जाता है? विपक्ष के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद नियुक्त कर दिया जाता है? तो आपको लास्ट टाइम पढ़े थे आप। हाँ सर, इसमें हमेशा ही एक परंपरा के अनुसार, नियम लिखा नहीं है मगर एक परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं, इसलिए चलाते जा रहे हैं, लिखा कहीं भी नहीं है। इसलिए आपको हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष एक किसका होता है? एक विपक्ष का आदमी होता है। तो आंसर हो गया स्पष्ट, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। यह एक परंपरा है, कोई नियम कानून नहीं है। क्लियर? चलिए, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, या आगे तीसरी लोग आपकी समिति आ गई। आपने प्राक्कलन समिति देख लिया, आपने लोक लेखा समिति देख लिया, एक है दोस्तों आपका कौन? सरकारी उपक्रम समिति। अब यहाँ एक डाउट आएगा, सर एक तरीके से हमको तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्य एक जैसा लग रहा है। दोस्तों एक जैसा नहीं है, बहुत अंतर है। क्या? मान लीजिए एक मैं हूँ सत्ता पक्ष और एक है मेरे विपक्ष। मान लीजिए मैं बीजेपी में सत्ता में हूँ, एक है आप कांग्रेस वाले। सर मैंने जो पैसा निकाला उसका हिसाब किताब करे, उसमें सलाह दे, मशवरा दे, कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है, वो हर एक चीज़ का मेरे लिए सलाह मशवरा देने के लिए हर एक चीज़ पर निगरानी रखे। तो मैं अपने घर की रखवाली के लिए मैं अपने घर की रखवाली के लिए, अपने चीज़ों को जांचने पड़तालने के लिए, उसमें क्या कमी है उसको सुधारने के लिए, उसको और अच्छे सलाह करने के लिए, अच्छे से वो काम हो, इसके लिए मैंने एक समिति बना दी। तो क्या हो गया? प्राक्कलन समिति। मगर मैं कोई काम गलत करूंगा तो उस पर टोके, विरोध करे, उंगली उठाए, क्योंकि जिसको मैं नौकरी पर रखा हूँ वो तो मेरा विरोध नहीं करेगा ना। मरीजन टोकने, रोकने, विरोध करने वाला होना चाहिए। इसलिए आपका बना लोक लेखा समिति, जो जाके हर एक कमियों को, बारीकियों को बहुत बारीकी से जांचे। सूंघने वाले कुत्ते की तरह, रखवाली वाले कुत्ते की तरह तो गलती थोड़ी हुआ है। यस, इसलिए दोस्तों दोनों दिखते एक जैसे हैं, लगते एक जैसे हैं, मगर दोनों कार्य बहुत अलग है ना। यस, आइए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, तीसरी स्थायी समिति। 1964 में कृष्ण मेनन समिति KM समिति के सुझाव पर, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर इस समिति का गठन किया गया था। तो पूछ सकता है सरकारी उपक्रम समिति का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? कौन समिति की सिफारिश पे? तो आप बोलेंगे सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में किया गया था। ठीक है सर, कृष्ण भगवान, साक्षात कृष्ण भगवान आके सुझाव दिए हैं तो बनाना तो पड़ेगा। चलिए, अब इस सरकारी उपक्रम समिति का कार्य क्या है? इसके नाम से स्पष्ट है, सरकारी उपक्रम का संबंधी समिति है, तो उसका कार्य स्पष्ट हो जाएगा, बहुत नाम से है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की 4वीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों, प्रतिवेदन व लेखाओं की जांच करना।
तो ये भी जांच करता है, मगर किनकी जांच करता है? ये केवल सरकारी उपक्रमों की जांच करता है। और इसलिए याद रखिए, सरकारी उपक्रमों की जांच के लिए अधिकार इसको प्राप्त है, मगर अगर राष्ट्रपति जी कहें तो लोक लेखा समिति भी जांच कर सकती है। यही बात बोला गया था पीछे, याद है? हाँ, अगर सरकारी राष्ट्रपति जी बोले तो जाके वो जांच कर सकते हैं। शासकीय अर्ध शासकीय वालों की देखिए, आपको दिखाता हूँ। ऐसे आप लोग उसमें याद कीजिए, लोक लेखा समिति में भी याद कीजिए। देखिए, सरकारी उपक्रम के संदर्भ में यह जांच कर सकती है यदि अध्यक्ष कार्य सौंपे, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष अगर कार्य सौंपते हैं किनको? प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति भी सरकारी उपक्रम की जांच कर सकती है। मगर रियल मायने में सरकारी उपक्रम की जांच करने के लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति बनी हुई है ना, जिसकी सिफारिश 1964 में कृष्ण मेनन ने की थी। मगर अगर वो सिफारिश उस समिति के को छोड़ करके आप प्राक्कलन समिति से भी वो कार्य करवा सकते हैं, मगर कौन? अध्यक्ष साहब, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जी बोलेंगे तब। क्लियर हो गई बातें? यस। तो यहाँ सरकारी उपक्रम का बात करेगा तो ये जांच कर लेंगे, और शासकीय अर्धशासकीय की बात करेंगे तो लोक लेखा समिति जांच कर लेगी। स्वायत्त अर्धशासन स्वायत्त निकायों की जांच कर सकती है, राष्ट्रपति और संसद ऐसा करने के लिए कहे तो लोक लेखा समिति भी। हमारा आपका स्पेशल पर्टिकुलर सरकारी उपक्रम के लिए अलग से भी समिति है, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, और इसका कार्य वही है कि सरकारी उपक्रम संबंधी सभी हिसाब किताब की जांच कर ले। और किसमें लिखा गया है कि किस नियम के तहत ये जांच पड़ताल करेगा? तो ये लिखा गया है लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। एक पूरी हेडिंग है क्या? लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, इसकी 4थी अनुसूची में उल्लेखित सरकारी उपक्रमों प्रतिवेदन व लेखाओं की जांच करना, ये बात दिया गया है कि सरकारी उपक्रमों उपक्रमों प्रतिवेदन व लेखाओं की जांच करना है। इसका कार्य सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का। सरकारी उपक्रम की स्वायत्तता व कार्य कुशलता की जांच करना, जो सरकारी उपक्रम है वो कितना स्वायत्त है, वो कितना फ्री होकर अपना डिसीजन ले पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, और कितना ज़्यादा कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं, सबकी जांच करना भी फर्ज है इसे सरकारी उपक्रम समिति का। सीएजी के द्वारा सरकारी उपक्रम के संबंध में दी गई रिपोर्ट की जांच करना। तो जहां भी सरकारी उपक्रम का बात आएगा, अगर सीएजी सरकारी उपक्रम के संबंध में कोई रिपोर्ट दे रहे थे उसकी भी जांच कर सकता है। जैसे सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति भी कर सकती थी, हाँ, मगर यहाँ ये केवल सीएजी की अगर रिपोर्ट सरकारी उपक्रम से जुड़ी हुई है तो ये जाकर के उस पर जांच कर सकती है। इन तीनों कार्यों के अलावा, ये 1 कार्य 2 कार्य 3 कार्य, इन तीनों कार्यों के अलावा स्पीकर द्वारा सौंपे गए कार्य, जो भी है, इसको लोकसभा स्पीकर कोई कार्य सौंपते हैं तो उनके द्वारा सौंपे गए कार्य जो समय समय पर दिए जाते हैं, वो सब इनको किए जाते हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो लोक लेखा समिति से हो या प्राक्कलन समिति से। अर्थात वो कोई कार्य लोक लेखा समिति का है, कोई कार्य प्राक्कलन समिति का है, मगर अगर वह कार्य भी इन्होंने सौंप दिया, इन्होंने अध्यक्ष साहब ने, स्पीकर साहब ने सौंप दिया, तो ये सरकारी उपक्रम समिति की, सरकारी उपक्रम समिति की जांच नहीं कर सकती। लोक लेखा समिति का भी कोई फील्ड है, वहाँ भी जाकर जांच कर सकती है, प्राक्कलन समिति का कोई फील्ड है, वहाँ भी जाकर जांच कर सकती है, मगर कब? जब इसको स्पीकर द्वारा ये कार्य सौंपा जाए तभी। अर्थात इसका मतलब क्या है? ये देखिए, दोनों लोक लेखा समिति और ये कौन, ये सबके कार्य में हस्तक्षेप, आपस में तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बस इनको विशेषकर कहा जाए तब, ताकि तीनों को एक दूसरे का डर रहे, क्योंकि गलत जांच तो हम नहीं कर दिए करके। आइए, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। हाँ भाई, तीनों ही आपकी स्थायी समिति है। उपयुक्त सभी, आंसर डी। सीएजी के द्वारा सरकारी उपक्रम के संबंध में दी गई रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति नहीं कर सकती है? क्या? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा सरकारी उपक्रम के संबंध में दी गई रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति नहीं कर सकती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो आंसर स्पष्ट है दोस्तों, आपकी प्राक्कलन समिति ये कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष पार्टी की समिति है, इसको खुद के कार्य से फुर्सत नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सब काम नहीं करती। मगर लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रम के कार्यों की भी जांच कर सकती है।
हाँ, ये रिपोर्ट का बात कर रहे हैं। रिपोर्ट का जब सीएजी के द्वारा सरकारी उपक्रम के संबंध में रिपोर्ट आए, जब सीएजी वह रिपोर्ट दे तो उस रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति नहीं कर सकती है, जबकि सरकारी उपक्रम की जांच प्राक्कलन समिति कर सकती है। याद रखें, सरकारी उपक्रम की जांच प्राक्कलन समिति कर सकती है, कहने पर अध्यक्ष के, स्पीकर के कहने पर कर सकती है। मगर सीएजी जो रिपोर्ट दे रहा है, किसका रिपोर्ट दे रहा है? सरकारी उपक्रम से जुड़ा हुआ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की जांच प्राक्कलन समिति नहीं करेगी। ठीक, तो ये नहीं कर सकती। मगर लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति जांच कर सकते हैं सीएजी के द्वारा सरकारी उपक्रम के संबंध में दी गई रिपोर्ट की। याद रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन होगा, इसलिए याद रखिए। ये सरकारी प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रम की तो जांच कर सकता है, हमारा सरकारी उपक्रम से जुड़ा हुआ अगर सीएजी का सरकारी उपक्रम रिपोर्ट आता है उसकी जांच नहीं कर सकता ना ये। चलिए, स्पष्ट हो गया, टोक दिया हूँ, तब आपको डाउट नहीं होगा भाई कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति भी नहीं आएगी। तो तीनों समितियों से जहाँ से भी बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा बिना किसी दिक्कत, डाउट के। ठीक, चलिए तब एक काम करते हैं, अब आपका जो पूरा स्लाइड था 1 से लेकर 22 भाग तक, उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, टाइम है तो। ठीक है, आइए। तो इसमें पहले हम लोग आपको 1 से लेकर 14 तक, हम 14A तक हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, तो आज पहले 15 से 22 तक पढ़ लेते हैं, फिर इन पूरे 15 को देखेंगे, टाइम होगा तो रिवाइज कर लेंगे साथ में। आइए, तो हम पहले आज हम पढ़ेंगे कहाँ से, 15 से 22 तक पूरा का पूरा। कि आपका संविधान का भाग हो गया 15, मैंने बोला 15 में क्या, 15 वोटों से मैं निर्वाचित हो गया, तो 15 में है निर्वाचन। अनुच्छेद सर 324 से 329A, 324 से 29A तक, 24(5)29A तक। ठीक है सर, 324 से 329A तक भाग 15 हो गया। सर भाग 16 में क्या है? सर भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में यही है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध डाल देते हैं, मतलब 16 में कुछ विशेष उपबंध है। अब ये बात याद रखिएगा, जिसमें अनुच्छेद है 330 से 342, 30 से 42, अनुच्छेद 330 से 342। क्लियर हो गई बात है? हाँ सर, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342। क्लियर? आइए, तो 29 के बाद 30 आता है, 30 से 42। ठीक है सर, भाग 17 में है, भाग 17 में क्या था, याद कैसे करवाया था सर? भाग 17 में आपको याद कर, 17 प्रकार की भाषाएं मुझे आती है। 15 वोटों से मैं निर्वाचित होता, तो 15 वोटों से मैं निर्वाचित हुआ था, तो 15 में निर्वाचन। 17 भाषाएं मुझे आती है, तो भाग 17 में है राजभाषा। ये 17 भाषाएं आती है, तो भाग 17 में है राजभाषा। अनुच्छेद है आपका 343 से 351। ठीक, 343 से 51। फिर भाग 18, भाग अ से 18, अ से आपातकालीन प्रावधान, तो अ से 18, अ से आपातकालीन प्रावधान, ये भी याद करवाया था आपको मैं। और इसमें आपका अनुच्छेद 352 से 360 तक, तो 352 360 आसानी है दोस्तों। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है 352 4 56 4 60, तो 352 4 56 4 60, तो 352 + 4 56 होगा, 356 + 4 60 होगा। तो 352 356 360 में 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में आपका वित्तीय आपातकाल, तो वही 52 से 60 तक पूरा है आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में। ठीक है, मतलब आपातकाल इसी भाग 18 के तहत लगता है। भाग 19 में क्या था? 19 प्रकार की किरणें मुझे टच करी है, तो 19 प्रकार की किरणें मुझे टच करी है सर। 19 में प्रकीर्ण, हाँ सर, अनुच्छेद है 361 से 67, 61 से 67। ठीक, फिर आगे सर भाग 20, सर भाग 20 है क्या? भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। देखिए यहाँ विषय है, यहाँ विषय, इसलिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, 10 10 20 हो गया। तो हाँ सर, 10 10 20 x x एक जैसा है, इसलिए स एक जैसा है, तो स से संविधान, स से संशोधन एक जैसा है। भाग 20 में संविधान संशोधन, इसको अनुच्छेद 368 बोलते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत है, जो कि भाग 20 में हो गया। भाग 21 पे हम आते हैं। 21 और 22 दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर लिख लीजिए। भाग 21 क्या था? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। एक विशेष उपबंध आप यहाँ पढ़े थे, मगर किसके लिए? कुछ वर्गों के लिए।
और एक विशेष उपबंध यहाँ भी है। तो भाग आपके 16 में भी है विशेष उपबंध, भाग आपके 21 में भी है ना। हाँ 16, 5, 21, 1 2 3 4 5, तो 16 में विशेष उपबंध, 21 में विशेष उपबंध, मगर वहाँ कुछ वर्गों के लिए, और यहाँ अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। ठीक, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये बात याद रखिए बस, ये बातें क्लियर हो गई आपको। एक मिनट रुकेंगे। ठीक है भैया। तो हाँ सर, एक 16 में विशेष उपबंध, एक सर आपका है 21 में विशेष उपबंध, 16, 5, 21 में, और उसमें कुछ वर्गों के लिए यहाँ संक्रमणकालीन। क्लियर? यस सर। तो विशेष उपबंध दो जगह है, 16 में विशेष उपबंध और भाग 21 में विशेष उपबंध, मगर यहाँ कुछ वर्गों के लिए और यहाँ संक्रमणकालीन। बात क्लियर हो गई? चलिए सर। और भाग आता है 22, इसका अनुच्छेद सर आपका 68 के बाद आता है 69, तो 69 से 92। ठीक, 69 से 92 तक, 369 से 392 तक। और सर भाग आ गया 22, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम बस इतना याद रख लीजिए। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो जो भी संक्षिप्त नाम संविधान के पूरे पुस्तक में जो भी संक्षिप्त नाम प्रयोग हुए हैं उन सब के बारे में जानकारी यहाँ दिया हुआ है। ठीक, उन नामों का संक्षिप्त में जानकारी दिया हुआ है। तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 हो गया, जो कि है 393 से 95, 92 या 93 से 95 हो गया। चलिए तो अनुच्छेद देख लीजिए भैया। भाग 15 से पढ़े थे, 24 से 29 से 24, 5, 29 से 330 से 342, 43 से 351, 52 से 360, 361 से 367, 368, 69 से 92, 93 से 95। तो हो गया आपके सामने पूरे भाग 15 से लेकर के भाग 22 तक का भी काम खत्म। ठीक, चलिए तो अब आपको क्या हो गया सर? हमारा ये हो गया कि हम लोगों ने भाग 1 से लेकर 22 तक पूरा हम पढ़ लिए। अब उसको हम रिवीजन करने के कगार पे भी थे। तो अब आपको मैं फिर से पूरे 22 भागों का नाम, भाग की संख्या लिखूंगा, उनका नाम लिखूंगा, फिर उनका पूरा अनुच्छेद लिखूंगा, ताकि आपको पूरे 22 भागों का नंबर, उनका नाम, उनका अनुच्छेद धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठे और उसी टेक्निक से आप भी उसको याद कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रोसेस की ओर। सर भाग है 1। ठीक, चलिए करते हैं सर भाग 1। भाग 1 क्या भैया आपका है? संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। पहले भाग संख्या और उसका नाम बस लिखते चलिए। संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। तो संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्र। आज आपको पूरे 22 भागों तक का नाम लिखेंगे अभी हम लोग, है ना, देखना चलना है। ठीक है सर, क्योंकि किसी भी देश का पहले कोई क्षेत्र ही होता है सर। उस क्षेत्र के बाद उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के नागरिक होते हैं, तो भाग 2 हो गया नागरिकता। उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के नागरिक होते हैं, तो भाग 2 हो गया नागरिकता। वो नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार। जो बोलते जा रहा हूँ वही कहानी है दोस्तों, मौलिक अधिकार, कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, तो अधिकार है मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद भाग 4 में 4 शब्द है, 4 अल्फाबेट, DPSP। DPSP रखा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति, जब उस अधिकार मिल गया तो हमने राज्य का निर्माण किया, ताकि उन नीतियों का राज्य के निर्माण कर सके, कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यस सर, इस 4 से निकल गया था 4A। 4A था क्या सर? सरकार तो अपना कर्तव्य निभा दी नीति बना के, अब हम जनता का कुछ कर्तव्य है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य, तो हमारे कुछ कर्तव्य है, तो भाग 4 में हो गया मौलिक कर्तव्य। यस, तो कोई ना कोई हमारा भारत का कोई ना कोई निश्चित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई कोई जनता, नागरिक वहाँ निवास करती है, नागरिकों का कुछ न कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार प्राप्त है तो उसने राज्य का निर्माण किया, जिस राज्य ने अपनी नीति के लिए कुछ निर्देशक तत्वों के तहत ही, तो राज्य अपनी नीति कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाएगी। ये 4 में हो गया, तो ये सरकार का कर्तव्य हो गया, तो जनता का कर्तव्य 4 में आ गया मौलिक कर्तव्य। हाँ सर, यहाँ तक एक हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपको एक साथ याद होना चाहिए एक सेगमेंट में। इसके बाद दोस्तों अगला हिस्सा आएगा 5 से। भाग 5 है संघ सरकार। अब कहाँ कहाँ आपकी जो राज्य बनी है नीति बनाने के लिए, तो सरकार, राज्य मतलब यहाँ सरकार है दोस्तों। सरकार कहाँ कहाँ होती है? सरकार आपकी केंद्र स्तर पर होती है, तो संघ स्तर पर सरकार, भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य स्तर पर सरकार होती है, तो भाई राज्य सरकार, तो राज्य सरकार, भाग 6। सर भाग 7 स से 7 है, तो स से समाप्त हो चुका है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो संघ स्तर पर सरकार, राज्य स्तर पर सरकार, 7 समाप्त हो गया, तो 8 पे आते हैं।
सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद अगला सरकार है केंद्र शासित प्रदेश, तो भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश। खुद आप देखिए केंद्र स्तर देखिए, केंद्र में सबसे बड़ा संघ सरकार, फिर उससे छोटा राज्य सरकार, फिर उससे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद कौन है भैया सर? इसके बाद है भाग 9, और 9 से निकला है 9A, 4 से निकला 4A, 9 से निकला 9A, 14 से निकलेगा 14 है। तो 4 से ही 14 मैच रहेगा, बीच में 9 बस आपको याद रखना। तो 4 4A, 9 9A, 14 14A बस, और कहीं पे ये वाला सिस्टम नहीं है। हाँ सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब कौन सी शासन बची सर? देश की सबसे बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो गांव में पंचायती सरकार, इसलिए गांव में भाग 9 में पंचायत की सरकार, और भाग 9 में है आपका नगरीय निकाय। हाँ सर, ये भी हो गया सर। हाँ, इसके बाद सर बताइए कि हमारे पूरे भारत देश में केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, केंद्र शासित प्रदेश बन गई, पंचायती सरकार बन गई, नगरीय निकाय सरकार बन गई। अब कौन सा क्षेत्र बचा सर? कुछ आपके विशेष जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे अनुसूची 6 में दिया हुआ है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो कुछ अनुसूची में दिए हुए जनजाति क्षेत्र हैं, और कुछ और जनजाति क्षेत्र हैं जहाँ वो प्रशासन अपना खुद से चलाते हैं। तो हाँ सर, वहाँ प्रशासन खुद चलाते हैं, इसलिए हो जाएगा भाग 10 अनुसूचित। अनुसूची में दिए हुए हैं 12 अनुसूचियों में से, अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 में दिए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। हाँ सर, तो यहाँ का अपना प्रशासन ये खुद देखते हैं। देखिए केंद्र स्तर पे केंद्र, राज्य स्तर पे राज्य अपना प्रशासन देखता है, केंद्र शासित में केंद्र शासित प्रदेश देखता है प्रशासन, पंचायत अपना देखता है, नगरीय निकाय अपना देखता है। तो जनजातियों के हिस्से पे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अपना प्रशासन खुद चलाते हैं। तो भाग 5 से लेकर 10 तक ये पूरा एक हिस्सा है ना, 1 से लेकर 4A तक ये पूरा एक हिस्सा है, इसको एक साथ याद रखना है कहानी से। फिर आपके 5 से 10 तक एक हिस्सा है, ठीक। फिर आप आगे सर क्या सर, यहाँ केंद्र आ गया है, संघ सरकार, राज्य आ गया राज्य सरकार। सर अब केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में एक केंद्र है एक राज्य, तो दोनों में 1 और 1 मिलकर 11 बनना चाहिए, तो बनेंगे क्या? 1 और 1 मिलकर बने भाग 11। और इसमें क्या कौन कौन मिले? 2 भाग 11 कौन बनाए? 1 और 1 मिलकर 11 कौन बनाए? एक केंद्र और एक राज्य। तो केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी संबंध, केंद्र एवं राज्यों के संबंध, बीच संबंध। हाँ सर, ये है भाग 11। अब भाग 12 क्या बोल रहा है? अरे भाई तेरे तो 12 बज गए। अर्थात भाग 12 क्या बोल रहा है? अरे भाई तेरे तो 12 बज गए, तेरे नसीब के तो 12 बजे हुए हैं। अर्थात भाग 12 बोलता है कि तेरे नसीब के, मतलब तेरे संपत्ति के, तेरे संपत्ति के, तेरे वाद के, सबके 12 बजे हुए हैं। तो भाई भाग 12 में है तेरे संपत्ति के, वाद के, संविदाओं के, सभी के 12 बजे हुए हैं। तो सर भाग 12 हो गया संपत्ति संपत्ति वाद, ठीक है। फिर सर आगे आपका भाग 13। भाग 13 क्या है कि तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है, तेरा भाग 13 तेरा व्यापार, तेरा वाणिज्य कैसा चल रहा है। तो भाग 13 में है व्यापार और वाणिज्य की, तेरा व्यापार वाणिज्य कैसा चल रहा है, तेरा व्यापार वाणिज्य। तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य आ गया। और आप क्या बोले कि नहीं भैया हम तो भाग 14 में है, और क्या कि ना मुझे व्यापार करना ना वाणिज्य करना, मुझे तो या तो तुम संघ माने केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनके अधीन सेवाएं दे दो, मतलब आप सरकारी नौकरी चाह रहे हो अभी। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं मतलब आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब चीज़ें। तो भाग 14 में वो है कि मुझे व्यापार वाणिज्य नहीं करना है। 13 के तहत तेरा व्यापार वाणिज्य कैसा चल रहा है, ठीक है। 14 हमें क्या बोलेंगे कि तेरा व्यापार वाणिज्य कैसा भी हो, मुझे तो 14 के तहत, उसके बाद 13 के बाद 14 के तहत संघ या राज्य के अधीन सेवाएं चाहिए, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, बस ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं, इसके बाद आप देखिए भाग 15 क्या बोले, मैं 15 वोटों से निर्वाचित हो गया हूँ। तो 15 में आ गया निर्वाचन, क्या 15 वोटों से निर्वाचन हो गया है आपका। फिर 16 में क्या बोले सर, एक तो था सर 16 और एक तो था सर 21, है ना, लिख दे रहे ऐसे नीचे बोले। हाँ सर, दोनों में क्या था सर, दोनों में था विशेष उपबंध सर, दोनों में था विशेष उपबंध। 16 में भी था विशेष उपबंध, ऐसे आपको याद रहेगा, देखिए पूरा दिमाग छाप दूंगा। और सर 21 में था विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। सर 16 में विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए था, कुछ
वर्गों के लिए विशेष उपबंध था। और जो कि 21 में था वो क्या था? अस्थायी संक्रमणकालीन। तो अस्थायी संक्रमणकालीन कि जब संक्रमण काल की स्थिति हो तब क्या विशेष उपबंध होने चाहिए? तो संक्रमणकालीन तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये था। ठीक है, फिर आते हैं तो ये 16 भी, अब 17 पे आते हैं। 17 पे आप क्या बोलेंगे? 17 में हो गया क्या खतरा? ठीक, बताइए 17 में क्या होना चाहिए? अरे मुझे 17 प्रकार की भाषाएं आती है, 17 प्रकार की भाषा आती है, 17 प्रकार की भाषा आती है। तो राजभाषा भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में क्या है सर? भाग आ से 18, अ से 18, अ से आपातकाल, अ से 18, अ से आपातकाल, जिसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल ये सब पढ़ेंगे। हाँ सर 19 में क्या? 19 प्रकार की किरणें। तो 19 प्रकार की क्या? किरणें। तो प्रकीर्ण 19 में था प्रकीर्ण। और भाग 20 में क्या था? भाग 20 में है आपका, भाग 20 में क्या है? 20 में XX था, एक्स एक जैसा, तो यहाँ भी होगा स और स एक जैसा। इसका मतलब संविधान संशोधन। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन 368 के तहत। और भाग 21 तो लिख ही नहीं है भाई आप, 16 और 21 के हिसाब से है। मतलब बचा लास्ट क्या? बचा लास्ट का भाग 22, अर्थात संक्षिप्त नाम ये सब चीज़ें, संक्षिप्त नाम ये सब चीज़ें। ठीक, तो पूरे 22 भाग, उनके नाम अब आपको याद हो गए होंगे ये उम्मीद करता हूँ। नहीं हुए तो ऐसे ही रिवीजन कीजिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाने हैं। अब आइए इनके बाद हम इनके अनुच्छेदों को भी इसी क्रम में लिख लें ताकि हमें अच्छे से वो याद हो जाए। चलिए उसके लिए एक अलग कलर प्रयोग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो दिखे। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, सर कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में फैला होता है, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4। हाँ सर 4 खत्म हो तो 4 के बाद गिनती में आप 5 आता तो सर नागरिकता में 5 से, सर 5 दूनी 10 से 11, 5 दूनी 10 प्लस 1 अर्थात 5 से 11। सर कैसे? सर अनुच्छेद 1 से 4 हो गए, 4 दिशाओं में क्षेत्र होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4, 4 के बाद 5 आता है सर। ठीक है, तो 4 से आपने लिया 5 और 1 को डबल करके लिख दिया 5 से 11। क्लियर हो गई सर? यस सर। पहले कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में फैला होता है तो अनुच्छेद 1 से 4 आ गया, 4 के बाद 5 आता है गिनती में। ठीक है, और इसे 1 को डबल करके लिखे 11, 5 से 11 हो गया। नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेद, ये सब अनुच्छेद है। ठीक है सर 11 के बाद क्या? सर 11 के बाद आता है गिनती में सर 12 आता है, तो 12 तो दिक्कत ही नहीं है। और 12 क्या करें सर? 12 भाग 3 है तो 12 तिया 36 से 1 कम, 12 तिया 36 से 1 कम, तो 36 से 1 कम होता है 35, तो 12 से 35 तक आ गया। सर 35 के बाद अनुच्छेद होता है सर आपका 36। हाँ सर 35 के बाद 36 आता है गिनती में। यस सर। और 36 से कहाँ तक जाना है? अरे भैया सरकार आपके लिए नीति बना रही है तो सगुन वाले नीति बनाए, तो सगुन में क्या होता है? सगुन में हम लोग 51 रुपये देते हैं सगुन का, इसलिए 36 से 51 तक आ जाएगा DPSP। और सर क्योंकि 4 से बना 4A, इसलिए दोस्तों 51 से बनेगा 51A। ठीक है सर। अब सर 51 खत्म हो गया, अब 51 का क्या बचा सर? 51 के बाद बचा आप गिनती में, इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। चलिए सर बचा आपका 52, वहाँ सर संघ में आ गया 52, 51 के बाद आता है 52। ठीक है, मगर 51 डबल आया तो पीछा नहीं छोड़ा, ये 52 का बोला मैं तेरे पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं 51 बन के ही आऊँगा। मगर कैसे 51 बन के आऊँगा? अब 52 के बाद 51 कब आता है? तो सर आता है 151 में ही, तो 52 से 1 कम 51, तो 52 से 151 तक हो गया संघ सरकार जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। 152 के बाद कौन सा अनुच्छेद आता है? 152 का अनुच्छेद आता है सर आपका 152, 151 का 152 आता है। ठीक है, और सर वहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? वो सर राज्य जाएगा आपके 2 3 7, अर्थात राज्य क्या बोलेगा कि 2-3 कदम साथ तो चल। क्या बोल रहे हैं? राज्य बोल रहे संघ को कि 2-3 कदम साथ तो चल, 2-3 कदम मेरे साथ तो चल, तो 237। हाँ सर। और स से समाप्त में सीधा 237 के बाद आता है 238, 238 हो गया समाप्त। 38 के बाद क्या आता है? 38 के बाद आता है सर 239, तो 39 हो गया। 39 कहाँ तक? 39 4 तक, 39 40 41 42 केंद्र शासित प्रदेश 4 तक,
239 से 4 कदम चला, कितना 242, 39, 40, 41, 42। फिर पंचायती राज 9 से ही 9A निकला है दोस्तों, तो पंचायत से नगरीय निकाय निकला है, 9 से 9A निकला है, तो 42 के बाद आता है 43, तो 43 से 43, और ये क्योंकि इसी से 9 से 9 ही बना है, तो 43 से 243 ही बनेगा, 243। अब इसको कुछ नहीं, इसको ऐसे रहेगा, डैश किए, 243 से गया O तक, ABCD वाला O तक, हाँ सर। और ये O के बाद क्या आता है सर, JKLMN, O के बाद P आता है, तो सर हो गया P से ये कहाँ तक गया, ये P के बाद गया सर आपके Z, क्योंकि ABCD का लास्ट Z होता है, उसमें Z के बाद कहाँ तक, G तक। तो हाँ सर ये हो गया क्लियर। 243 से 243 हो, 243 P से ZG तक पंचायती राज और नगरीय निकाय। फिर सर आपका ये वाला हिस्सा आ गया अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, तो 243 खत्म हो गया, तब क्या आएगा सर 244 आ गया है, बस में दो ही क्षेत्र, एक अनुसूचित और एक जनजातीय क्षेत्र है, 244A, 244B। एक अनुसूचित के लिए और B। फिर सर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या होगा सर, 244 के बाद आता है 245, और कहाँ तक गया, तो इसने बोला था ना राज्य ने कि मेरे साथ 2-3 कदम साथ तो चल, तो बस 2-3 कदम का बात मत कर, मैं तेरे साथ 2 और 3 कदम नहीं, मैं तेरे 3 की जगह 6 कदम चलूंगा, मैं तेरे साथ 2, 6 कदम और 3 कदम सब चल जाऊंगा। तो 2-3 कदम का बात करता है, तो 2-3 कदम का बात करता है, मैं तेरे साथ 6 कदम चल जाऊंगा। तो हाँ सर केंद्र राज्य के बीच संबंध है 263 तक। क्लियर हो गई बातें। तो फिर संपत्ति वाला बात क्या सर, 263 के बाद क्या आता है 264, और सर संपत्ति कहाँ जाके चली गई थी सर, संपत्ति का अधिकार हटा करके डाल दिया गया था आपके किसमें सर, अनुच्छेद 300 क के तहत 301 के तहत डाल दिया गया था विधिक अधिकार में, तो संपत्ति को डाल दिया था अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार में, तो 300A आ गया, लीजिए, तो 264 से 300A तक। क्लियर हो गई बातें, यस। अब आता है इसकी बारी भैया, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, चलिए, कि व्यापार वाणिज्य कहाँ तक चलेगा आपका, तो 300 तक खत्म हुई, तो मेरा व्यापार वाणिज्य बहुत सगुन का काम है, तो भाई सगुन के पैसे से होनी चाहिए। सगुन का पैसा क्या है कि 300 ही खत्म हुए, तो भाई 301 रुपये चालू करता हूँ ना सगुन का, 301 रुपये से 307 रुपये तक मैं दे करके व्यापार वाणिज्य चालू कर लूँगा, 301 से 307। चलिए, तो हाँ सर सब व्यापार वाणिज्य सगुन के 301 रुपये दे के 307 रुपये तक का काम करना है, ठीक। फिर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो सर 307 के बाद आता है 308, 308, और सर वहाँ से लेकर के आपको अधीन सेवाएं करना है कहाँ तक सर, मुझे 3 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से 3 नंबर से मैं चुक रहा हूँ बार बार अपना गवर्नमेंट का जॉब, कभी 3 नंबर से, कभी 2 नंबर से, फिर 3 नंबर से मैं अपना गवर्नमेंट जॉब चुक रहा हूँ, तो 308 से 323 नंबर तक अनुच्छेद में आता है वह। क्लियर हो गया, यस। अरे 14 से 14A होता है, मैं तो लिखना ही भूल गया हुआ, तो 14 से 14A होता है दोस्तों, लिख लीजिए, वह है अधिकरण, अधिकरण। तो वैसे 323, क्योंकि 14 से निकला है 14, तो 23 से निकलेगा 323A, है ना, ठीक। क्या कि सर 15 निर्वाचन, तो निर्वाचन कहाँ चल गया भैया, 324 से चला गया, कहाँ तक दिख रहा है आपको भैया निर्वाचन में सर, 324 चला गया, कितना तक बताइए, बताइए 324 से कहाँ तक जाएगा, 23 हो गया, 23 के बाद आता है 24, तो सब देख रहे हैं सीधा से। आपातकाल क्या है सर आपका 352 से 360, तो आपको याद है सर आपातकाल 352, 4, 56, 4, 60, आपातकाल खत्म। क्लियर हो गई बातें, यस सर। सर आपका ये है संक्षिप्त नाम है 392 से 92 से नहीं ना, 393 से 395 तक, हाँ, 393 से। एक्चुअली मेरे को अब वो आवाज़ दी, मेरे चक्कर में ऑफिस स्टाफ रुकी हुई है, जाना है बंद करके, इसलिए हड़बड़ा गया हूँ मैं। 395 तक, ठीक है, ठीक, हाँ सर। संविधान संशोधन कहाँ तक भैया, 368 में, तो अनुच्छेद 368 तक, 368 में है संविधान संशोधन भाग हो गया। फिर इसमें आगे 369 भाग 21 में आगे 369 से 392 तक, और ये 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम।
ठीक हो गया। हाँ, यहाँ होगी 60 होगी तो भाई 361 से 367 तक होगा। कौन? प्रकीर्ण, क्योंकि 368 में तो संविधान संशोधन है, तो प्रकीर्ण कहाँ जाएगा? 61 से 67 जाएगा, 60 के बाद 61 से 68 से पहले 67 तक ही जाएगा। यस सर। तो ये चल गया सर आपका 343 से 351, तो 343 से 351 और 324 से तो राजभाषा हो गया 343 से 351 तक। यस सर, क्योंकि देखिए 52 से पहले 51, 51 से पहले 43, तो ये चलेगा आपको 342 से कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तीन सौ उनचालीस है ना, 340 से 342 यही है कि कुछ और था? 339 342 और 324 से 338, 38 नहीं, देख लेते हैं। वो रुकिए, लास्ट का मैं भी मिस कर जा रहा हूँ, तो उसको देख ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, हम कहाँ पे थे सर? निर्वाचन में 324 से 329 ए तक है, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक है, 343 से 351, ठीक है, तो 342 तक है। निर्वाचन 329 ए तक है, तो निर्वाचन 324 से 329 ए तक है, 329 ए तक है। और यह आपका 330 से 342 तक। वहाँ सर क्लियर हो गया। तो 301 से 307 तक सब उनको रुपये देके व्यापार वाणिज्य चालू करना है। 308, 7 के बाद 8 आता है, 8 से लेके 3 वर्ष में गवर्नमेंट का जॉब चुक रहा हूँ। 323 लास्ट है, 14 अधिकरण बनेगा। 323 ए होगा, 23 से 23 बन गया। 323 को 324 से 339 ए तक बन गया निर्वाचन, ठीक है। हाँ, फिर 330 से 342 तक बन गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। फिर 42 के बाद 43, 43 से 51 तक हो गया राजभाषा। फिर आपको हो गया भाग 18, है ना भाई। आपातकाल 352 360 तक। प्रकीर्ण हो गया 60 के बाद 61 से लेकर 67 तक। भाग 20 हो गया संविधान संशोधन 368 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हो गया 369 392 और लास्ट हो गया संक्षिप्त नाम 393 395। तो इस तरीके से पूरे भाग, उनके नाम, उनके सारे अनुच्छेद आपको मैं एक बार पूरी रिवीजन करा दिया। और जब भी हम क्लास के लास्ट बचेगा, इस तरीके से पूरे 22 भागों के एक साथ, पूरे 22 भागों के नाम, पूरे 22 भागों के अनुच्छेद हर बार हम एक साथ पूरा लिख करके इसको रिवीजन करेंगे, ताकि आपको पूरा कंठस्थ हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप सबसे अलविदा लेता हूं मैं, ठीक। चलिए, तो आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। और दोस्तों क्लास को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़िए और अच्छे से सीखिए। धन्यवाद।